नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। न्यूज़ एट 10 की शुरुआत सुर्खियों के साथ। म्यांमार के राष्ट्रपति आज से भारत यात्रा पर। बोधगया में महाबोधि मंदिर में करेंगे दर्शन। शाम को दिल्ली में विदेश मंत्री से करेंगे मुलाकात। ओडिशा में आज से एसआईआर प्रक्रिया का घर घर जाकर सत्यापन अभियान शुरू। 5 जुलाई को ड्राफ्ट मतदाता सूची का किया जाएगा प्रकाशन। उत्तर पश्चिम भारत में मौसम ने बदला मिजाज। अचानक बारिश ने दी गर्मी से राहत। रविवार तक तूफानी हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी। ईरान को लेकर ट्रंप की सिचुएशन रूम बैठक बिना किसी घोषणा के हुई समाप्त। ईरान शांति समझौते पर सस्पेंस बरकरार। और आईएसएसएफ विश्व कप में भारतीय निशानेबाजों का दमदार प्रदर्शन जारी। सुरुचि ने स्वर्ण और ईशा सिंह ने रजत पदक पर लगाया निशाना। भारत पदक तालिका में पहुंचा शीर्ष पर। और सुर्खियों के बाद अब खबरों पर नजर विस्तार से। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर आज से भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। राष्ट्रपति के साथ कई कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी होगा। आज सुबह वो महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर जाएंगे। आज शाम को वो दिल्ली पहुंचेंगे और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। 1 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नई दिल्ली में उनकी बैठक होगी। इस दौरान दोनों देशों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। इसके अलावा म्यांमार के राष्ट्रपति एक व्यापार फोरम में भी भाग लेंगे। अगले दिन 2 जून को वो मुंबई जाएंगे, जहां वो व्यापार और उद्योग से संबंधित कार्यक्रमों और साइट विजिट में शामिल होंगे। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के हिसाब से महत्वपूर्ण साझेदार देश है। म्यांमार के राष्ट्रपति के इस दौरे से दोनों देशों के संबंधों को और अधिक मजबूती मिलने की उम्मीद है। और भारत म्यांमार के द्विपक्षीय संबंधों पर नजर डालें तो भारत का दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार जो है वो कहा जाता है। पूर्वोत्तर के 4 राज्यों के साथ सीमा साझा होती है। साथ ही मजबूत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हमारे रहे हैं और यही द्विपक्षीय संबंधों को और ज्यादा मजबूत बनाती है कि हमारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध भी प्रगाढ़ हैं। इसके अलावा यदि नजर डालें तो साझा आध्यात्मिक और भाषाई जातीय संबंध भी भारत और म्यांमार के बीच हैं। ये तमाम सारी ऐसी बातें हैं जो भारत और म्यांमार के द्विपक्षीय संबंध को मजबूत बनाती है। भारत का एक्ट ईस्ट, नेबरहुड फर्स्ट नीतियों पर हमेशा से फोकस रहा है और ऐसे में म्यांमार के साथ सहयोग मजबूत करना हमारा साझा उद्देश्य भी रहा है। भारत का दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार इसलिए कहा जाता है और इस लिहाज से भारत और म्यांमार के जो संबंध है वो महत्वपूर्ण है। भारत और म्यांमार साझा विरासत और सशक्त संबंध भी साझा करते हैं। आपको बता दें कि भारत म्यांमार के घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध हैं। दोनों देशों की साझा बौद्ध विरासत, ये जो हमारी एक रूपता है, ये जो हमारी समानता है सांस्कृतिक लिहाज से, ये यहां पर मायने रखती है। भारत ने कई मंदिरों का नवीनीकरण करवाया है। इसके अलावा आनंद मंदिर, पैगोडाओं का जीर्णोद्धार, ये हमने सहयोग किया है। म्यांमार को बोधगया मंदिरों का नवीनीकरण भी भारत ने किया है। साथ ही दूतावास द्वारा हिंदी और योग कक्षाओं का संचालन किया जाता है, जो कि दोनों देशों में समान रूप से प्राथमिकता भी दी जाती है और इस पर ध्यान भी दिया जाता है। ऑनलाइन कार्यशालाओं से भी हमारे रिश्तों को मजबूती मिली है। तो इस तरीके से साझा विरासत और सशक्त संबंध रहे हैं भारत और म्यांमार के, और वो लगातार और ज्यादा मजबूत यहां पर होते हुए नजर आ रहे हैं।
ओडिशा के पुरी में मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया। मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने नीलाद्री बीच पर एक शानदार कलाकृति बनाई। इस रेत कला का मुख्य उद्देश्य एसआईआर प्रक्रिया के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इस बीच राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आरएस गोपालन ने इस कलाकृति की भारी सराहना की। उन्होंने सुदर्शन पटनायक को उनकी सुंदर रेत कला के लिए विशेष रूप से धन्यवाद दिया। गोपालन ने स्पष्ट किया कि ओडिशा में यह प्रक्रिया 20 मई को ही शुरू हो चुकी है और अब आज से 28 जून तक सभी बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म बांटेंगे और शाम 3 से 5 बजे तक बूथ पर भी मौजूद रहेंगे। फॉर्म जमा होने के बाद 5 जुलाई को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा और आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। May 30th to 28th June, our BLOs will be visiting house to house. They will be also available in the booth in the evening, 3 to 5. Their job is actually to distribute the enumeration form to all the voters in the 2025 roll, get it filled up and collect it back. After the forms are collected back, the draft roll will be published on 5th July. Then we will invite claims and objections. The last date for filing claims and objection is 4th August. निवर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान को राष्ट्रीय राजधानी में साउथ ब्लॉक के लॉन में एक औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ये देश के शीर्ष सैन्य अधिकारी के तौर पर उनके कार्यकाल के समापन का प्रतीक था। उनके इस कार्यकाल को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 24 सितंबर 2025 को मंजूरी दी थी, जिसके तहत उनकी सेवा 30 मई 2026 तक या अगले आदेश तक बढ़ा दी गई थी। 1981 में भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त करने वाले जनरल चौहान का सैन्य करियर 4 दशकों से भी ज्यादा लंबा और शानदार रहा है, जिसमें उन्होंने कई महत्वपूर्ण कमान और स्टाफ पदों पर काम किया। अपनी बेहतरीन सेवा के लिए उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, सेना पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। सीडीएस के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और एकीकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज के दौर में मोबाइल फोन से लेकर कार, एआई, रक्षा उपकरण और सुपर कंप्यूटर तक लगभग हर आधुनिक तकनीक की नींव सेमीकंडक्टर चिप्स पर टिकी हुई है। नीति आयोग ने भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग का भविष्य नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें साफ कहा गया है कि साल 2035 तक भारत को दुनिया के सेमीकंडक्टर्स बाजार में सिर्फ एक हिस्सेदार बनकर नहीं रहना है, बल्कि इस पूरी इंडस्ट्री को लीड करना है, यानी कि इसका नेतृत्व करना है। इसके लिए देश में 120 से 150 अरब डॉलर की एक मजबूत सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। नीति आयोग के मुताबिक अगले 1 दशक में देश के भीतर चिप डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, एडवांस पैकेजिंग और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए करीब 135 से 180 अरब डॉलर के कुल निवेश की जरूरत पड़ेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस पूरे निवेश का कम से कम 1/3 हिस्सा खुद भारत सरकार को अपनी जेब से देना चाहिए। जब सरकार खुद पैसा लगाएगी तो प्रोजेक्ट्स का जोखिम कम हो जाएगा और बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज लंबे समय के लिए भारत में पैसा लगाने का भरोसा जुटा पाएगी। भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्यों अरहंत सारिपुत्त और अरहंत महामोग्गल्लान के पवित्र अवशेष शुक्रवार को अपनी यात्रा के अगले चरण के तहत गुवाहाटी से मंगोलिया की राजधानी उलान बाटार के लिए रवाना हो गए। प्रस्थान से पहले
असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी के बोरछार वायुसेना स्टेशन में अवशेषों के दर्शन किए। दरअसल अरहंत सारिपुत्त और अरहंत महामोगल्लान भगवान बुद्ध के सबसे प्रमुख शिष्यों में माने जाते हैं। उनके पवित्र अवशेष बौद्ध समुदाय के लिए विशेष आस्था का केंद्र हैं और इन्हें विभिन्न देशों में श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ ले जाया जा रहा है। यह यात्रा अवशेषों के अंतर्राष्ट्रीय दर्शन और प्रदर्शनी कार्यक्रम का हिस्सा है। बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेष विश्व शांति के प्रतीक माने जाते हैं। आपको बता दें कि भारत से मंगोलिया भेजे गए हैं बौद्ध के शिष्यों के ये अवशेष, जिनमें अरहंत सारिपुत्त और अरहंत महामोगल्लाना के पवित्र अवशेष जो हैं वो इस यात्रा का हिस्सा हैं। 1 से 10 जून तक उलानबाटर में प्रदर्शनी जो है ये आयोजित की जाएगी। मंगोलियाई राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की थी। प्रधानमंत्री मोदी का बौद्ध धर्म की प्राचीन शिक्षाओं से गहरा जुड़ाव रहा है और ये यात्रा उसी प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी पहल का एक हिस्सा है। अवशेषों की ये यात्रा केवल एक धार्मिक अवसर नहीं है, ये कहना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बौद्ध धर्म के प्रभाव के प्रति ये सम्मान का उत्सव है, ये प्रधानमंत्री ने कहा था। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि बुद्ध के शिष्यों के पवित्र अवशेष थाईलैंड में भी जो है उसकी यात्रा भी वो करेंगे। 2024 में थाईलैंड के उबोन रच्चाथानी में किए गए थे स्थापित और 2022 में भी पवित्र अवशेष भेजे जा चुके हैं। आपको बता दें कि मंगोलिया भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय से ये गए थे। मंगोलिया तो विश्व शांति के प्रतीक के तौर पर बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों की ये यात्रा भारत से लेकर के मंगोलिया तक की जा रही है। भगवान बुद्ध के शिष्यों के बौद्ध धर्म के अनुयायियों में भी विशेष आस्था रही है। अरहंत सारिपुत्त और अरहंत महामोगल्लाना शिष्यों के प्रति बौद्ध धर्म के अनुयायियों में अपार आस्था है और यही कारण है कि ये जो यात्रा है वो अपने आप में इस दौरान महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध के सबसे करीबी आध्यात्मिक साथी ये माने जाते रहे। धम्म के प्रमुख संरक्षक और प्रसारक भी इन्हीं दोनों को माना जाता रहा। दोनों शिष्यों का जन्म एक ही दिन मगध में हुआ था। साथ ही अरहंत सारिपुत्त का जन्म उपतिस्सा गांव में हुआ और अरहंत महामोगल्लाना का जन्म कोलिता गांव में हुआ था। दोनों साधकों ने सत्य की खोज में सांसारिक जीवन को त्याग दिया था और भगवान बुद्ध के मार्गदर्शन में आध्यात्मिक यात्रा उनकी चरम पर पहुंची थी और भगवान बुद्ध के विशेष साथी और विशेष शिष्य जो हैं, एक तरीके से वो ये दोनों शिष्य माने जाते थे और इसी वजह से जो भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं उनकी इन दोनों शिष्यों के प्रति भी गहरी आस्था रही है। और न्यूज़ 10 में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बनाए चमकी चाट। स्वादिष्ट पकोड़े और फरसान, हर चमकी चाट है इसकी जान। चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। मसाले सच मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को अपनी साल 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में जारी तनाव और आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद साल 2026-27 में भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार मजबूत बनी रहेगी। आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और 2025-26 में भारत की जो वृद्धि दर है वो 7.6% ये आंकी गई है। मजबूत घरेलू मांग और निरंतर निवेश से यह सकारात्मक परिवर्तन संभव हो पाया है। सरकार का पूंजीगत व्यय पर लगातार जोर रहा है।
इसके साथ ही बैंकिंग, कॉरपोरेट क्षेत्र की स्वस्थ वित्तीय स्थिति जो है वो भी इसका एक बड़ा कारण है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आरबीआई का सकारात्मक दृष्टिकोण भी इस वृद्धि के लिए जो है वो महत्वपूर्ण साबित होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की नई रिपोर्ट पर नजर डालें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो नई रिपोर्ट है वो ये कहती है कि साल 2026 में धीमी रहेगी वैश्विक मंदी। अर्थशास्त्री रिपोर्ट में भारत के लिए सकारात्मक आंकड़े बयां कर रहे हैं। 2026-2027 में अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर है वो 6.5% रहने का अनुमान यहां पर जताया गया है। साथ ही भारत की व्यापार नीतियों की यहां पर प्रशंसा की गई है। बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी और घरेलू उत्पादन क्षमता की भी प्रशंसा की गई है। मतलब आर्थिक मोर्चे पर जो हमारे फैसले रहे हैं वो प्रशंसनीय है और सराहनीय है, और यही कारण है कि वैश्विक मंदी के इस दौर में भी भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो स्थिर रहने की बात यहां पर कही जा रही है। वैश्विक पटल पर भारत की इस आर्थिक मजबूती के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की दूरदर्शी और सुधारवादी नीतियों का मजबूत हाथ है। वो कैसे है वो जरा आपको बताते हैं। केंद्र सरकार की सशक्त नीतियां जो रही हैं वो बयां कर रही है आज भारत की जो आर्थिक स्थिरता है वैश्विक स्तर पर, उसको पूंजीगत व्यय पर लगातार फोकस रहा है। मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम्स को लगातार सरकार ने प्रोत्साहन दिया है। इसके अलावा वित्तीय क्षेत्र में सुधार के जो प्रयास हैं उसका भी ये एक महत्वपूर्ण परिणाम है। डिजिटल क्रांति पर लगातार सरकार का जोर रहा है। कृषि सुधार और मुद्रास्फीति नियंत्रण, ये तमाम सारे ऐसे पहलू हैं जिनके माध्यम से जो भारत की विकास दर है वो बेहतर है। और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था यदि भारत आज बना है तो उनके ये परिणाम है कि केंद्र सरकार की जो सशक्त नीतियां रही हैं उसकी वजह से ये संभव हो पाया है। और आइए अब नजर जरा मौसम पर डाल लेते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। राजस्थान, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में कल अचानक मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया। तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत दी है। राजस्थान के जयपुर शहर में बारिश के साथ भारी ओलावृष्टि दर्ज की गई। वहीं उत्तराखंड के देहरादून में भारी बारिश से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश भागों में जारी भीषण लू अब थम गई है ये कहा है, और साथ ही आज से मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में भी इससे राहत मिलने की पूरी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। हालांकि मौसम के इस बदले मिजाज ने कुछ जगहों पर तबाही भी मचाई है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भारी बारिश और भीषण तूफान के कारण पेड़ और दीवार गिरने से 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि 29 से 31 मई के दौरान उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में तूफानी हवाओं के साथ मध्य से गंभीर गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही आने वाले 1 से 4 जून तक उत्तर पूर्वी भारत और दक्षिणी प्रायद्वीप भारत में भी हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम में सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि डीएलआई इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू की गई डीएलआई, जैसा कि हमने आपको बताया डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना इसका नाम है। इसके बेहतर परिणाम अब नजर आने लगे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर तस्वीरों के साथ जानकारी साझा करते हुए बताया कि नेत्रा सेमी ने उन्नत 12 nm नोड पर भारत का पहला एज एआई सिस्टम ऑन चिप नेट्रा A2000 डिजाइन किया है। यह माइक्रोचिप निगरानी, ऑटोमोटिव, रोबोटिक्स, ड्रोन जैसे क्षेत्र में स्मार्ट विजन उपकरणों को और भी ज्यादा एडवांस बनाएगी। झारखंड में अब रंग बिरंगी मछलियां केवल सजावट का ही नहीं बल्कि महिलाओं के लिए आय का एक नया जरिया भी बन रही हैं। राज्य के मत्स्य निदेशालय की ब्लू रिवॉल्यूशन योजना के तहत
महिलाओं और युवाओं को मुफ्त 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण में मछली पालन, दुकान प्रबंधन और रखरखाव सिखाया जाता है। इसके बाद चयनित महिलाओं को एक्वेरियम, एयर पंप और अन्य जरूरी उपकरणों सहित 1 लाख रुपए तक की सहायता मिलती है। घर पर मछली पालन करने वालों को 20,000 रुपए तक के उपकरण और अच्छे प्रदर्शन पर 10,000 रुपए का बोनस भी मिलता है। इस योजना से न केवल रोजगार बढ़ा है, बल्कि झारखंड की महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी बन रही हैं, अपनी पहचान बना रही हैं। मत्स्य पालन विभाग के सहायक निदेशक तकनीकी रणविजय कुमार के अनुसार हर साल लगभग 150 से 200 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है और उनमें से 5 से 6 महिलाओं को दुकान खोलने के लिए 1 लाख रुपए की इनपुट सहायता भी दी जाती है। सभी जिलों से लेकर के लगभग 150 से 200 महिलाएं को प्रशिक्षित किया जाता है, स्पेशली रंगीन मछली पालन के क्षेत्र में, ऑर्नामेंटल सेक्टर के लिए। इसमें उनको प्रशिक्षित करके हम लोग प्रति वर्ष 5 से 6 महिलाओं को प्रमोट करके उनको दुकान खोलने के लिए 1 लाख रुपये का इनपुट देते हैं, जिससे उनके दुकान का साज सज्जा चलाने के लिए, उनके आर्थिक रोजगार को सृजन के लिए ये योजना सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। लाभार्थी महिलाओं का कहना है कि उन्हें मछली पालन और दुकान प्रबंधन सिखाया गया। प्रशिक्षण के बाद उन्हें सभी आवश्यक सामग्री और उपकरण मिलकर एक्वेरियम शॉप खोलने का अवसर मिला है। मैंने सर्वप्रथम क्लास लिया और बहुत सारा वहाँ पर हम लोग का प्रैक्टिकल से लेकर के सारे नोट्स बतलाए जाते थे उसे रख रखाव के बारे में। तो ये ट्रेनिंग के दरमियान हमें काफ़ी सुविधा प्राप्त हुई। हमारे बीच में सामानों का वितरण हुआ। 5 दिवसीय ट्रेनिंग ली थी। उसी ट्रेनिंग में मुझे आवेदन पत्र मिला जिसमें चुना गया दुकान के लिए, और दुकान का हर सामान मिला मुझे, जो भी दुकान से रिलेटेड है, मछली से रिलेटेड जितना भी सामान हमको, उसको किस तरह से रख रखाव करना चाहिए ये भी सिखाया गया 5 दिवसीय में। WHO ने एक बड़ी घोषणा की है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में घातक प्रकोप शुरू होने के बाद से इबोला के पहले रोगी के ठीक होने की घोषणा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने की है। जनेवा में WHO के तकनीकी अधिकारी अनाइस लिगैंड ने वायरल हेमोरेजिक बुखार से और अधिक लोगों के ठीक होने की उम्मीद जताई है। वहीं WHO के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अधिक समर्थन की अपील की है ताकि फैल रहे बुंडीबुग्यो स्ट्रेन के इबोला प्रकोप को नियंत्रित किया जा सके। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और उसके पड़ोसी देशों में स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस दुर्लभ स्ट्रेन के फैलाव को रोकने के लिए कड़ी मेहनत शुरू कर दी है। इस स्ट्रेन के लिए कोई वैक्सीन या उपचार फिलहाल उपलब्ध नहीं है। WHO ने इसे अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति घोषित की है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि कांगो गणराज्य में इबोला के 906 संदिग्ध मामले सामने आए हैं। इनमें 223 लोगों की मौत हुई है, जिसकी जांच की जा रही है। कांगो में इबोला के बुंडीबुग्यो स्ट्रेन का संक्रमण जारी है। युगांडा में भी इसके मामले सामने आ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कांगो में इबोला के 125 मामलों की पुष्टि हुई है। युगांडा में भी इबोला के 7 मामलों की पुष्टि हुई है। हालांकि सामुदायिक संक्रमण की खबर नहीं है। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ी तनातनी कम होती दिख रही है। दोनों देशों के बीच तैयार किए गए प्रारंभिक समझौता मसौदे पर सहमति बनने के संकेत मिले हैं और अब अंतिम फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के शीर्ष नेतृत्व की मंजूरी पर टिका है। इससे पहले ट्रंप ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ बैठक कर मसौदे पर अंतिम निर्णय लेने की बात कही। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि हॉर्मुज को बिना किसी बाधा और टोल के जहाजों की आवाजाही के लिए तुरंत खोला जाना चाहिए। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी नौसेना ने कई समुद्री बारूदी सुरंगों को निष्क्रिय किया है और अब अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी हटाई जा रही है। साथ ही ईरान को अल्टीमेटम दिया है कि वो कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। फिलहाल ईरान ने परमाणु मुद्दे पर किसी तरह के समझौते से इनकार किया है। ISSF विश्व कप 2026 में भारतीय निशानेबाजों का दमदार प्रदर्शन शुक्रवार को भी देखने को मिला। भारतीय निशानेबाज सुरुचिंदर सिंह और ईशा सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में पदक जीतने में सफलता प्राप्त की है। सुरुचि ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि ईशा सिंह ने रजत पदक जीतने में सफलता प्राप्त की।
भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए आज सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। पुरुष युगल में भारत की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सेमीफाइनल मुकाबले में दक्षिण कोरिया के मजबूत खिलाड़ियों सियो सेओंग जाए और किम वॉन हो का सामना करेंगी। भारतीय जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए अंतिम 4 में जगह बनाई है और अब उनकी नजर फाइनल का टिकट हासिल करने पर होगी। वहीं मिक्स डबल वर्ग में भी भारत की उम्मीदें कायम हैं। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी सेमीफाइनल में जापान की साइका होबारा और युइची शिमोगामी से भिड़ेगी। भारतीय जोड़ी ने पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन खेल दिखाया और पहली बार किसी बड़े सुपर 750 टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने का लक्ष्य लेकर कोर्ट पर उतरेगी। दोनों मुकाबलों पर भारतीय बैडमिंटन प्रशंसकों की नजरें टिकी होंगी, क्योंकि आज भारत के पास सिंगापुर ओपन में 2 फाइनल टिकट हासिल करने का शानदार मौका है। और इसी के साथ न्यूज़ 10 में आज के लिए इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।